नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हीरालाल गर्ग स्वागत करता हूं आपके YouTube परिवार भारत एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी सकुशल होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एलपीजी यानी कि जो नई आर्थिक नीति थी 1991 में पेश हुई थी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इनके बारे में बहुत ही आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये पूरी जो एनईपी 1991 है वो समझाने वाला। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नई आर्थिक नीति 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में इसको लागू किया गया था। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एनईपी है क्या। नई एनईपी का पूरा नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे 1991 में पेश किया गया था। इसके तहत एलपीजी को बढ़ावा दिया गया। अब ये एलपीजी क्या है तो उसके पहले सबसे पहले हम एलपीजी के बारे में जानेंगे। एल का मतलब है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। पी का मतलब है निजीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और जी का मतलब है वैश्वीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों ये नई आर्थिक नीति क्या है, एलपीजी क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। एलपीजी में 3 अक्षर है। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये एलपीजी क्यों लागू की गई, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे और इनको लागू करने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी के फुल फॉर्म्स की। एलपीजी 3 अक्षर है इसमें। पहला है एल, मतलब उदारीकरण। पी का मतलब है निजीकरण। और जी का मतलब है वैश्वीकरण। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इनको लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था। दोस्तों 1991 में यह कंडीशन आ गई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ रही थी। अर्थव्यवस्था में नए सुधार की जरूरत थी, नई नीतियां लागू करने की जरूरत थी। तो तात्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मतलब एनईपी 1991 लागू की। उस समय देश के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो ये एनईपी के पीछे उनको ही क्रेडिट जाता है। इसके तहत क्या किया गया, उदारीकरण मतलब अर्थव्यवस्था में सरकारी गैर हस्तक्षेप नियंत्रण को रोका गया। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। और वैश्वीकरण, जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। अब हम इसका अलग से इसका पूरा विवरण, उदारीकरण क्या, निजीकरण क्या, वैश्वीकरण जानेंगे। सबसे पहले तो हम उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उदारीकरण, अब हम जानते हैं कि उदारीकरण क्या है। मतलब अर्थव्यवस्था में ज्यादा ढील देना। 1991 से पहले क्या था कि भारत में सभी इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां हो चाहे अन्य उपक्रम हो, उसमें सरकार का इतना हस्तक्षेप रहता था, जिससे क्या है कि एक तो कामों में ज्यादा लापरवाही होने लगी, मतलब नौकरशाही हावी हो रही थी। और सरकारी संस्था में तो आपको पता ही है क्या सिस्टम रहता है, कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन उदारीकरण के तहत क्या किया गया कि अर्थव्यवस्था में ढील दी गई, सरकारी गैर हस्तक्षेप नियंत्रण को रोका गया। कुछ संस्थाओं को, मतलब जो पहले लाइसेंस व्यवस्था थी कि आप कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस देना होगा, तो ये लाइसेंस व्यवस्था खत्म की गई। अन्य बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि शिथिल अर्थव्यवस्था में लोग चाहे मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। लोग अपनी तरफ से कुछ भी मतलब स्थापित कर सकते हैं। तो ये था उदारीकरण। अब हम उदारीकरण की कुछ परिभाषा लिखेंगे।
उदारीकरण के तहत अर्थव्यवस्था में ढील दी गई और सरकारी हस्तक्षेप को रोका गया। हस्तक्षेप को सीमित किया गया। इसके अलावा दोस्तों उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित करने से रोकना उदारीकरण है। मतलब अगर सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है तो वहां पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये इसका पॉइंट है। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट है वो आपको याद रखना है। उदारीकरण में क्या किया गया, कुछ उसकी प्रमुख बातें हम जानेंगे। लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाया गया। लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाया। इससे पहले 1991 में जब उदारीकरण लागू की गई, इससे पहले क्या होता था कि आपको कागजों के चक्कर में इतना घूमना पड़ता था कि लोग अर्थव्यवस्था में खुद निवेश नहीं करना चाहते थे। मतलब उदारीकरण पहले बहुत ही ऐसी कंडीशन थी कि लोग कागजों की कार्रवाई करते करते वो परेशान हो जाते थे। तो लाइसेंस व्यवस्था को या तो खत्म किया गया या फिर उसमें कुछ ऐसी सरलता दी गई। इसके अलावा जो वस्तुओं की कीमतें हैं, वस्तुओं की कीमतें व्यक्ति खुद तय करेगा। व्यक्ति खुद तय करेगा। अब जब व्यक्ति खुद कीमतें तय करेगा तो वो प्रोत्साहित होगा खुद निवेश करने के लिए। आवागमन पर अनावश्यक प्रतिबंध को हटाया गया। मतलब जो परिवहन होता था उस पर सरकारी गैर हस्तक्षेप को हटाया गया। व्यक्तियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो ये सारी चीजें जो उदारीकरण तहत की गई। मतलब इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा शिथिलता दी जाए
जिससे क्या है कि व्यक्ति या उद्यमी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो और शिथिलता के चलते वो अर्थव्यवस्था मजबूती प्राप्त करे। तो ये था उदारीकरण। दोस्तों अगला है निजीकरण। दोस्तों निजीकरण से तो आप समझते होंगे, मतलब प्राइवेट, हर चीज को प्राइवेट करना। इसमें क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को, लोगों संपत्तियों को निजी हाथों में ज्यादा सौंपना। तो हम इसकी परिभाषा के रूप में लिखेंगे सरकारी, औद्योगिक, सरकारी औद्योगिक इकाइयों को, औद्योगिक इकाइयों को निजी हाथों में सौंपना। निजी मतलब प्राइवेट हाथों में, व्यक्तियों को, व्यक्ति विशेष को सौंपना। निजी हाथों में सौंपना। अगला पॉइंट है इसका, ऐसी कोई भी प्रक्रिया या उपाय जिसके तहत सरकारी उपक्रम संकुचित हो और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिले। मतलब ये सीधा निजीकरण कहता है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, मतलब निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी उपक्रम की अपेक्षा निजी क्षेत्रों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या है, अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी और हर व्यक्ति को अपनी एक सहभागिता मिलेगी और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों निजीकरण और उदारीकरण में कुछ समानता भी देखने को मिलती है। मतलब ये दोनों ही कहती है कि शिथिलता, अर्थव्यवस्था में शिथिलता देखी जाए, लेकिन कुछ इसमें अंतर भी है, क्योंकि ये अलग अलग चीजें है तो इसमें कुछ डिफरेंस भी है। तो डिफरेंट क्या है, दोनों में कुछ असमानता है। पहली असमानता यही है कि ये तो निजीकरण है, इसमें क्या है कि सीधे सीधे प्राइवेट चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उदारीकरण में निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को रोका जाता है, मतलब शिथिलता दी जाती है, लेकिन निजीकरण में सीधा सीधा सरकार खुद निजी व्यक्तियों को बढ़ावा देती है। ये तो हो गया निजीकरण। अब अगला पॉइंट है तीसरा, वैश्वीकरण। दोस्तों जैसा कि शब्द में हमें पता चलता है, विश्व और एकीकरण से मिलकर बना है। वैश्वीकरण में क्या किया जाता है, चलो हम लिखते हैं, वैश्वीकरण के तहत देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है।
मतलब वैश्वीकरण क्या है कि विश्व की देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ परस्पर जोड़ने, और इसमें क्या होता है कि एक देश तक ही अर्थव्यवस्था सीमित नहीं रहती है, पूरी दुनिया है ना वो एक वैश्वीकरण के तहत आपस में जुड़ जाती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब एक देश तो अपनी अर्थव्यवस्था खुद चला नहीं सकता। इसमें क्या होता है कि एक देश प्राय दूसरे देश पर निर्भर रहता है, तो वैश्वीकरण के तहत सभी देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ा गया। इससे पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था का फायदा मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसमें संक्षिप्त उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।